मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम रानी है, जिसे बचपन से एक राजकुमारी की तरह पाला गया था। पिताजी चौधरी प्रताप सिंह और माँ ठाकुरानी दीपिका की इकलौती बेटी होने के कारण मेरी हर इच्छा को आदेश मानकर पूरा किया जाता था। हमारी शानदार हवेली गांव की सबसे ऊंची जगह पर थी, जहां से पूरा गांव एक सपने जैसा दिखता था। हवेली के बड़े लॉन में लगे कीमती फूलों और पुराने पेड़ों की छाया में मेरा बचपन आजादी और प्यार के साथ बीता। आज किस्मत ने मुझे एक मध्यम वर्गीय घर की बहू बना दिया था, जो मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी सजा यह नहीं थी कि मैं एक आम घर की बहू थी, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे मेरी सास देवी माँ कई सालों से छिपा रही थीं। वह एक काला पॉलीथीन बैग जो हर समय देवी माँ के पास रहता था, मेरी उत्सुकता का केंद्र बन गया था। उसके अंदर क्या हो सकता है, यह सोचकर मैंने कभी अपना दिल नहीं दुखाया। लेकिन आज जब उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर मैंने उसे खोला तो मेरी रूह तक कांप गई थी। ऐसा लगा जैसे आसमान मुझ पर गिर पड़ा हो। मैं अविश्वास की हालत में उल्टे कदमों अपने कमरे की ओर भागी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर घुटनों में सिर दे लिया। अपनी चीख को दबाने की कोशिश करने लगी। आंसू पलकों की कैद से आजाद होकर बह निकले और मैं हिचकियों के साथ रोने लगी। जो कुछ मैंने उस पॉलीथीन में देखा था, वह कोई भी देखता तो शायद सदमे से बेहोश हो जाता। ये वह नजारा था जिसने मेरी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। मैंने जब से होश संभाला था, खुद को एक आलीशान हवेली में पाया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनकी जिंदगी का केंद्र थी। मेरे पिताजी चौधरी प्रताप सिंह एक ऐसे जमींदार थे जो अपनी परंपराओं के साथ साथ आधुनिक सोच भी रखते थे। उन्होंने गांव वालों के विरोध के बावजूद मुझे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला करवाया, जो हमारी हवेली से आधे घंटे की दूरी पर था। मैं रोज उनकी बड़ी सी गाड़ी में जाया करती थी। पिताजी ने मुझे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। वह मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। पूरी हवेली में मैं आजादी से घूमती रहती थी। मेरे कामों और पढ़ाई की निगरानी के लिए पिताजी ने एक खास महिला को शहर से बुलवाया था, जो पढ़ना लिखना भी जानती थीं और घरेलू कामों में भी माहिर थीं। उनका नाम था मैडम बानो। वह पिताजी की बहुत वफादार थीं और उनकी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती थीं। वह कहा करते थे कि वह चाहते हैं कि मैं एक बड़ी मेम बनूं और अपने गांव का नाम रोशन करूं। इस बात पर मैं हंसा करती थी, पापा आप इस जमाने में पुरानी बातें कहाँ से लाते हैं? लेकिन वह खुद ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, तो वह चाहते थे कि मैं उनका सपना पूरा करूं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मेरे दादाजी का देहांत पिताजी के बचपन में ही हो गया था और दादी ने उनकी पढ़ाई के बजाय उन्हें विरासत संभालने की ट्रेनिंग दी। वह हमेशा अपने वफादार आदमियों के बीच रहते थे, क्योंकि इतनी बड़ी जमींदारी के इकलौते वारिस होने के कारण उनकी जान को खतरा था। इसी डर के कारण दादी ने उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया। अब उनकी चाहत थी कि मैं पढ़ लिखकर एक समझदार और काबिल महिला बनूं। दिन यूं ही बीतते गए। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उस रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त थी, जबकि मेरे माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैडम बानो भी शहर गई हुई थी। वह हफ्ते और रविवार को अपने घर वालों से मिलने चाहती थीं। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी। सुबह के वक्त अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा हवेली में कोई खटपट हो रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? चौकीदार और वफादार नौकर हर समय पहरा दिया करते थे। मुझे घबराहट होने लगी। कहीं मेरे माता पिता की तबीयत तो खराब नहीं? ये ख्याल आते ही मैं परेशान हो गई और डरते डरते कमरे से बाहर निकली। अभी सुबह होने में थोड़ा समय था। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही थी कि अचानक मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। गोली की आवाज सुनकर मैं वापस ऊपर की तरफ भागी। डर, दहशत क्या नहीं था मेरे दिल में। बार बार गोली चलने की आवाजें आ रही थीं। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? मेरा दुपट्टा सीढ़ियों पर गिर गया था। मैं अपने कमरे की तरफ भाग रही थी कि एक आवाज सुनाई दी, बच्ची कहाँ है? इसे भी ढूंढकर खत्म कर दो। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई। क्या वह मेरे माता पिता को खत्म कर चुके थे? मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। सर्दियों का मौसम था,
मगर मैं पसीने से भीग चुकी थी। जान सबको प्यारी होती है, मैं भी उस समय खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। घिसटते घिसटते मैं स्टोर रूम में जा पहुंची। मेरे कमरे में जाना अब खतरे से खाली नहीं था। मैंने सोचा कि शायद स्टोर रूम में वह मुझे ढूंढ न पाए। स्टोर में घुप अंधेरा था। मैं बिना आवाज किए वहां रखे एक बड़े संदूक की तरफ बढ़ी। इस संदूक में मेरे पुराने खिलौने पड़े रहते थे, जो मैं कभी कभी खोलकर देखा करती थी, इसलिए वह खुला ही रहता था। मैंने धीरे से संदूक खोला और उसके अंदर बैठ गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे। डर से कांपती हुई मैं बिना आवाज के आंसू के साथ रोए जा रही थी। न जाने उन्होंने मेरे माता पिता के साथ क्या किया था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सिसकियां बाहर न निकलें। पूरी हवेली में भागने दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। शायद वह मुझे ही ढूंढ रहे थे। छत पर देखो, किसी की आवाज आई। फिर कोई छत की तरफ भागता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि कोई स्टोर में दाखिल हुआ है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी संदूक के बीच से मुझे दिखाई दी। एक पल के लिए लगा कि मेरी मौत करीब आ गई है, लेकिन अगले ही पल रोशनी बंद हो गई और स्टोर का दरवाजा भी बंद हो गया। मैंने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। बाहर क्या हो रहा था मैं नहीं जानती थी, मगर डर के मारे बाहर निकल भी नहीं सकती थी। वहां बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा था। मेरा शरीर बेजान महसूस हो रहा था। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। फिर मुझे होश नहीं रहा। बस इतना याद है कि किसी ने संदूक खोला था। जब मुझे होश आया तो मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। बचपन में कई बार चोटें लगी थीं, लेकिन यह तकलीफ बहुत अलग थी। पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। मुझे आवाजें आ रही थीं। रानी, रानी, अपनी आंखें खोलो। कोई मेरे बहुत करीब बैठा मुझे पुकार रहा था। दवाओं की बदबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि मैं अस्पताल में थी। दर्द और तकलीफ की वजह से मुझसे आंखें नहीं खुल रही थीं। किसी ने मेरे मुंह में पानी की पाइप लगाई। मैंने जल्दी से पानी का घूंट भरा, लेकिन मैं उसे निगल न पाई। सारा पानी बह गया। आराम से रानी, धीरे से पियो। अब की बार मैंने धीरे से घूंट भरा और पानी पीते ही मेरी इंद्रियां जाग गईं। जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वह नज़ारे मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। मेरा दिल पूरी तरह से घबराने लगा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी आंखें खोलीं। मेरी आंखें खुलते ही नर्स और डॉक्टरों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। वेल डन मिस रानी, वेल डन, आपने मौत को हरा दिया। मैं सिर्फ सबको आंखें फाड़कर देख रही थी। मेरे पास बैठे डॉक्टर मुस्कुराकर बताने लगे, आप पिछले 15 दिन से कोमा में थीं। आपके सिर का ऑपरेशन भी किया गया है, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। अब मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा दर्द मेरे सिर में क्यों था। मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। नर्स ने मेरी ड्रिप बदली और जब वह हटी तो मुझे एक और हैरानी का झटका लगा। वहां मैडम बानो खड़ी थीं। उन्हें देखकर मेरे आंसू बह निकले, तकलीफें बढ़ने लगी और मेरी सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर ने जल्दी से मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं फिर से बेहोश हो गई। जब मेरी तबीयत काफी संभल चुकी थी तो मैडम बानो ने बताया कि जब वह सुबह के समय गांव पहुंची थीं तो हवेली में लाशों ने उनका स्वागत किया। कुत्तों को झड़ दिया गया था, चौकीदार को सिर पर वार करके मारा गया था और अंदर चौधरी और ठाकुरानी की लाशें पड़ी हुई थीं। अब तक किसी को मालूम न हुआ था कि हवेली पर रातों रात क्या कयामत टूटी थी। मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम ऊपर स्टोर के पास जख्मी हालत में मिली। किसी ने तुम्हारे सिर पर कोई चीज दे मारी थी और मरा हुआ समझकर वहीं फेंक दिया था। मैंने जल्दी से गांव वालों को बुलाकर गाड़ी लाने को कहा और तुम्हें लेकर शहर आ गई। किस्मत अच्छी थी कि अस्पताल पहुंचने तक तुम जिंदा रहीं, वरना मुझे लगा था कि तुम शायद नहीं बच पाओगी। वह दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करती हुई बता रही थी। क्यों और किसने? मैं सिसकियों के बीच में मुश्किल से पूछ सकी। बेटा, रोते नहीं, सब्र करो, वह मुझे गले लगाकर बोली। कातिलों का कोई पता नहीं चला कि वह कौन थे। बस शक यही है कि यह खानदानी दुश्मनी का नतीजा है। मैं रोती रही, यहां तक कि मेरी हिचकी बंध गई। मैडम बानो मुझे अपने छोटे से घर ले आई थी। मुझे वापस जाना है, अपने माता पिता के पास। मैंने बहुत जिद की, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। हमने गांव में खबर भिजवा दी है कि तुम अस्पताल नहीं पहुंच पाई और रास्ते में ही दम तोड़ दिया, ताकि दुश्मन तुम्हें न ढूंढ पाए। वह मुझे समझाती रही। मुझे यहां रहते हुए काफी दिन हो गए थे। मैं हर वक्त उदास रहती थी।
मैडम बानो का बड़ा बेटा बबलू, जो अब हाउस जॉब कर रहा था, तो उसकी वजह से अस्पताल में मेरी अच्छे से देखभाल हुई थी। उन्होंने मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरा इतना महंगा ऑपरेशन हुआ तो मैडम के पास पैसे कहाँ से आए होंगे? वह तो खुद हमारे घर में काम करती थी। ये ख्याल आते ही मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। न जाने उन्होंने कैसे इतनी भारी फीस अदा की होगी। मैं उसी समय उनके कमरे में चली गई। मैं दरवाजा खटखटाना भूल गई थी और मुझे अचानक देखकर वह हैरान रह गईं। उनके हाथ में एक काला पॉलीथीन बैग था जो उन्होंने जल्दी से छिपा दिया। उस वक्त तो मैंने यह बात महसूस नहीं की और उनके पास बैठकर पूछने लगी कि मेरी फीस कहाँ से दी। वह मेरी बात सुनकर कुछ परेशान सी हो गईं। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने अपने कुछ गहने जो बुरे वक्त के लिए रखे थे बेचकर फीस अदा की है। लेकिन सच कहूं, मुझे उन गहनों का कोई दुख नहीं है। मुझे तो खुशी है कि तुम बच गईं। वह मेरा सिर चूमते हुए बोली, आज उन्होंने मेरी जान बचाई थी, वरना आजकल तो अपने भी बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि कुछ दिन बाद वह बहुत परेशान दिखाई देने लगी। क्या हुआ मैडम, आजकल आप बहुत परेशान हैं? मैंने आखिरकार पूछ लिया। हाँ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। वह कुछ हिचकिचाकर मेरी तरफ देखने लगी। तो बताइए ना, क्या बात है? आप प्लीज परेशान ना हो। मैंने जल्दी से उनके कंधों को थामकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। वह बेटा, असल में बात यह है कि... इतना कहकर वह खामोश हो गई। मैडम, आप प्लीज मुझे बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रानी बेटा, आजकल लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि मेरे घर में यह जवान लड़की कौन है, जबकि मेरा जवान बेटा भी रहता है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारा और बबलू का निकाह करवा दूं। उनकी बात सुनकर मैं एक झटका खाकर पीछे हुई। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे माता पिता की मिट्टी भी... इससे ज्यादा मैं कुछ न कह पाई और हाथों में चेहरा देकर रोने लगी। मैं जानती हूं बेटा, लेकिन इस मुश्किल का एक ही हल है। वह बहुत परेशान थी। मुझे तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ेगा ताकि किसी को कोई शक ना हो, वरना दुश्मनों तक बात पहुंच सकती है। मैंने अपना सिर झुका लिया। उनके मुंह पर बहुत एहसान थे। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। न जाने किस दिल से मैंने यह शब्द कहे थे। मेरा दिल जानता था या मेरा रब। एक सच्चाई का खुलासा और नया सफर कुछ दिनों के बाद ही मेरा और बबलू का विवाह सादगी से हो गया। मैडम ने मेरा नाम बदलकर सारा रख दिया था और घर में सबको सख्ती से कह दिया था कि मुझे मेरे पुराने नाम से कोई न पुकारे। मेरी शादी की उम्र तो नहीं थी, मगर किस्मत ने मुझे आज यह दिन दिखाया था कि माता पिता के बेरहम कत्ल के बाद मैंने इतनी जल्दी शादी कर ली थी। मेरे हाथों में मोहल्ले की लड़कियों ने मेहंदी लगा दी थी। दुल्हन बनकर जब मैं बबलू के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, उस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं खामोश थी। जिन लोगों ने मेरी जान बचाई थी, मैं उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। जब बबलू कमरे में आया तो उसने आते ही कहा, सारा, आप कपड़े बदलकर आराम से सो जाइए, मैं यहाँ चटाई बिछा लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और उसे देखा तो वह मुस्कुरा दिया। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका दिल किस तकलीफ से गुजर रहा है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाती। ये शादी सिर्फ एक समझौता, कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। बबलू को पहली बार मैंने गौर से देखा था। उसने मेरी सारी मुश्किल हल कर दी थी। मैं मानसिक रूप से इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और वह अच्छे से जानता था। अब मैं चारपाई पर आराम से लेट गई थी। वैसे भी सदमे को भुलाने के लिए डॉक्टर ने मुझे फिलहाल नींद की गोलियां दी हुई थीं, जिनसे मुझे आराम से नींद आ जाती थी। अब मैं अपनी सास को मैडम नहीं बल्कि देवी माँ कहती थी और उनके काम भी कर दिया करती थी। एक दिन मैंने घर पर ध्यान दिया तो देखा कि देवी माँ के कमरे में एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ था, जिसके फ्रीजर में हमेशा ताला लगा होता था। मैं देवी माँ के हाथ में हमेशा एक काला पॉलीथीन बैग देखती थी, जिसे वह बहुत एहतियात से रखती थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी था कि उसमें क्या है, तो मेरी बात सुनकर उनका रंग उड़ गया था और वह कह देती कि अपने पति की यादें संभाल कर रखी हैं। मुझे शक होने लगा। ये पॉलीथीन मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब वह बाहर जाती तो उनके हाथ में होता। एक दिन वह राज भी खुल गया। मैं अचानक उनके कमरे में गई तो देखा वह पॉलीथीन फ्रीजर में रख रही थी। मुझे उस समय उन पर शक हुआ। फ्रीजर को ताला लगाकर उन्होंने चाबी अपने तकिए के गिलाफ में छिपा दी। मैं आहिस्ता से वापस लौट आई। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैंने उन्हें चाबी रखते देखा है। न जाने क्यों मुझे इतनी उत्सुकता हो रही थी, हालांकि वह बहुत अच्छी महिला थी। मगर इस पॉलीथीन में ऐसा क्या था कि वह इसे सबसे छिपाकर रखती थी। मैंने ठान लिया था कि यह राज जानकर ही रहूंगी। मुझे लगा कि मैंने उन्हें कुछ गलत करते देखा है और बहुत जल्दी ही मुझे मौका भी मिल गया। उस दिन मेरी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई और घर पर कोई भी नहीं था।
वह बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें रिक्शे में मुश्किल से बैठाया और अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बुरी तरह लो हो गया था। खून से सना पॉलीथीन बैग और एक झूठ का पर्दा, कुछ ही देर में बबलू भी आ गया था। अपनी माँ को बेहोश देखकर वह सख्त परेशान था। मैंने नर्स से कहा कि अगर हो सके तो इन्हें आज रात यहीं रखें। बबलू का भी यही कहना था। इस तरह नर्स ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया ताकि वह सुकून की नींद लें। मैंने बबलू से कहा कि मैं घर जा रही हूँ, वहां कोई नहीं है। उसने कहा, हाँ सारा, तुम चली जाओ, मैं माँ के साथ हूँ। मैंने जल्दी से रिक्शा किया और घर पहुंच गई। मुझे बस उस पॉलीथीन का राज जानना था, क्योंकि इसके बाद मौका मिले न मिले। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने वह काला पॉलीथीन खोला तो बहुत बदबू से मुझे उल्टी आने लगी। मगर जैसे ही अंदर पड़ी चीज पर मेरी नजर पड़ी, मैं चीख पड़ी, क्योंकि उसमें तो पिताजी का अंगूठियों से भरा हाथ पड़ा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। इस हाथ को मैं लाखों में पहचान सकती थी। इसके बारे में एक बार उन्होंने कहा था कि यह अंगूठियां मेरी सारी जमींदारी से भी ज्यादा कीमती हैं। यह सब देखने के बाद मेरे दिल और दिमाग में चक्कर चलने लगे और मैं अविश्वास की हालत में जमीन पर गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा! मेरी सास मेरे माता पिता के कत्ल में शामिल थीं। यह सवाल मेरे जहन में घूमता रहा और मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही। सुबह होते ही बबलू मेरी सास को घर ले आया था। मैं तो उसी समय का इंतजार कर रही थी कि इस कातिल से पूछूं कि ऐसा क्यों किया। बबलू मुझे उनका ख्याल रखने का कहकर वापस अपनी नौकरी पर चला गया। उसके जाते ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुई। वह लेटी हुई थी। मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था? मैंने अचानक तेज आवाज में पूछा। क्या मतलब? वह हैरत से मुझे देखने लगी। अनजान मत बनिए, मैं सब जान चुकी हूँ। जब मेरे माता पिता को मार डाला था तो मुझे क्यों बचाया? क्या मतलब था आपका? मैं चिल्लाई। अब समझी? मुझे अपनी बहू बनाकर मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए। मैं उस समय अपने होश में नहीं थी। ये क्या कह रही हो बहू? क्या? क्यों? कब? यह सवाल मैं आपसे करूंगी। आप इतना गिर सकती हैं? ये कहकर मैंने फ्रीजर से वह पॉलीथीन निकाला और खोलकर उनके सामने कर दिया। आखिर क्यों? अब की बार मैं बहुत जोर से चिल्लाई थी। मेरे सवाल पर घबराई हुई आवाज में वह बोली, तुम बहुत गलत सोच रही हो बहू। मैं आज तुम्हें सब सच बताती। हाँ। उनकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से आ रही थी। उस सुबह जब मैं हवेली में पहुंची तो वहां खून का खेल खेला जा चुका था। लेकिन जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने देखा चौधरी साहब जिंदा थे। वह सांस ले रहे थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे कहा, बानो, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मैंने जल्दी से कहा, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं बानो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं उनके करीब हो गई ताकि उनकी आवाजें समझ सकूं। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में यह जो 2 अंगूठियां हैं वह निकाल लो, क्योंकि यह बहुत कीमती हीरे की हैं। इनकी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। ये मेरी बच्ची की अमानत है, इन्हें अपने पास रखना। मैंने अंगूठियां निकालने की बहुत कोशिश की मगर वह नहीं निकली। चौधरी साहब की सांसें उखड़ रही थीं। तब उन्होंने अपनी कसम देकर कहा कि मैं इनका हाथ। वह कहते कहते हिचकिचाने लगी। बेटा, मैंने इनका नमक खाया था। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैंने यह सब लालच में आकर किया? मुझे गरीब को क्या पता कि यह आम सी दिखने वाली अंगूठियां करोड़ों की हैं। मैंने उनकी आखिरी बात मान ली और पहले तुम्हें ढूंढा, और जब चौधरी साहब ने दम तोड़ा तो यह सब किया। वह रो रही थी। मेरा दिल जानता है कि कैसे मैंने यह सब किया। यह सब तुम्हारी अमानत है और इसीलिए अब तक मैंने संभाल कर रखी है, क्योंकि अब तक मुझसे यह अंगूठियां नहीं निकल पाईं। जब भी मैं किसी सुनार के पास ले जाने का सोचती हूं तो घबराहट के मारे वापस आ जाती हूं कि कहीं बेवजह किसी इल्जाम में न पकड़ी जाऊं। उनकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गई थी। मैंने उन्हें क्या समझा था, और वह तो एक फरिश्ते जैसी थी। मुझे माफ कर दो देवी माँ। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और अपनी गलतफहमी की माफी मांगी। इंसानियत की सेवा और नए पात्रों का आगमन। बाद में हमने पिताजी के हाथ से वह अंगूठियां उतार लीं और उनको दफना दिया। वह अंगूठियां बेचकर हमने एक नया घर भी लिया और एक स्कूल भी खोला पिताजी के नाम पर, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, और एक छोटा सा अस्पताल भी जहां मुफ्त इलाज होता था। आज मैं इस काबिल हो चुकी थी कि मेरे पिताजी मुझ पर गर्व करते। मुझे बबलू से मोहब्बत हो गई थी और अब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। देवी माँ भी मेरे स्कूल में पढ़ाती हैं। हम सब मिलकर इंसानियत की सेवा करना चाहते थे और अब हम इस काबिल हो चुके थे। बस एक कसक दिल में उठती है कि काश मेरे माता पिता यह सब देख पाते। आज मेरे दिल में एक सुकून था जो कई सालों बाद महसूस हुआ। मेरे माता पिता की अमानत की हिफाजत करने और फिर उससे इंसानियत की सेवा करने का जो फर्ज मैंने अदा किया था, उसने मेरे रूह को एक गहरा सुकून दिया था
हमारा नया घर, नया स्कूल और छोटा सा अस्पताल, यह सब पिताजी के नाम पर एक महान यादगार थे। देवी माँ, जो मेरे लिए अब एक माँ से भी बढ़कर थीं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थीं और मैं और बबलू अस्पताल का इंतजाम देखते थे। हमारे गांव के लोग इस बदलाव से बहुत खुश थे। वह मुझे और बबलू को एक आदर्श जोड़ी के तौर पर देखते थे। एक दिन जब मैं स्कूल में बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी तो एक नया चेहरा नजर आया। एक बहुत ही सभ्य और अच्छे स्वभाव वाला नौजवान जिसका नाम इरफान था। वह हमारी फाउंडेशन में आर्थिक मदद करने के लिए आया था। इरफान शहर का एक कामयाब बिजनेसमैन था जो अपनी दौलत को भलाई के कामों में इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कहीं देखी हुई महसूस हुई। वह अक्सर हमारी फाउंडेशन के दौरे पर आता और स्कूल और अस्पताल के कामों में दिलचस्पी लेता। उसके साथ अक्सर उसकी बहन नूर भी आती थी, जो एक मशहूर पत्रकार थी। नूर ने हमारी कहानी में बहुत दिलचस्पी ली। उसे मालूम हुआ कि मैं एक जमींदार की बेटी हूँ और मेरे माता पिता का कत्ल हुआ था। उसने मेरे साथ घंटों बातें की और मुझे यकीन दिलाया कि वह इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है ताकि सच्चाई सामने आए। पहले तो मैं इस बात पर घबरा गई, लेकिन बबलू और देवी माँ ने मुझे हौसला दिया। उनका कहना था कि अब जब हम मजबूत हैं तो हमें सच का सामना करना चाहिए ताकि कातिल बेनकाब हो सके। नूर की मदद से हमने अपने केस की दोबारा जांच शुरू की। उसने अपनी पत्रकारिता की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया और इस कत्ल से जुड़े कुछ नए सच सामने लाई। पता चला कि उस रात हवेली में सिर्फ हमारे परिवार के दुश्मन ही नहीं थे, बल्कि कोई ऐसा भी था जो मेरे माता पिता का बहुत करीबी था। एक पुराना नौकर जिसका नाम सलीम था, जिसे मेरे पिताजी ने बचपन से पाला था, वह भी एक साजिश में शामिल था। सलीम को चौधरी साहब ने उसकी कुछ गलतियों की वजह से हवेली से निकाल दिया था और उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। नूर ने सलीम का पता लगाया, जो अब गांव में एक आम जिंदगी गुजार रहा था। हम सब चुपके से उसके घर गए और उसे अकेले में ले जाकर उससे बात की। पहले तो वह हिचकिचाया और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे अपने पिताजी की कसम दी तो वह रो पड़ा और सच बताने लगा। उसने बताया कि हवेली पर हमला 2 गिरोहों ने किया था। एक गिरोह हमारे खानदानी दुश्मन थे और दूसरा गिरोह कोई और था। उस दूसरे गिरोह का सरगना एक बहुत ही खतरनाक शख्स था जिसे सब माधो सिंह कहते थे। वह हीरे और जवाहरात की तस्करी का काम करता था। सलीम ने बताया कि माधो सिंह को पता चल चुका था कि चौधरी प्रताप सिंह के पास कुछ ऐसे नायाब हीरे हैं जो अंगूठियों की शक्ल में हैं। लेकिन आपने माधो सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? ये मैंने पूछा। बीबी, वह इतना खतरनाक था कि अगर मैं उसका नाम लेता तो वह मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देता, सलीम ने जवाब दिया। इस खुलासे के बाद हमने माधो सिंह के बारे में जानकारी जमा करना शुरू किया। नूर ने अपनी जान पर खेलकर उसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी हासिल की और पता चला कि वह आज भी जिंदा है और शहर में एक बड़ी कंपनी का मालिक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह कंपनी इरफान की कंपनी की एक बड़ी प्रतिद्वंदी थी। हमें यह जानकर सख्त सदमा पहुंचा कि इरफान का असली नाम इरफान सिंह था और वह माधो सिंह का बेटा था। इस सच को सुनकर मैं अविश्वास की हालत में आ गई। इरफान, जिसने हमारी फाउंडेशन की इतनी मदद की थी, वह उस कातिल का बेटा था। मेरा दिल टूट गया और मैं दोबारा सदमे में चली गई। बबलू और देवी माँ ने मुझे संभाला। बबलू ने कहा कि हम उसे जाने नहीं देंगे। हमने माधो सिंह से मिलने का फैसला किया। मैं, बबलू और नूर उसकी मुलाकात के लिए गए। माधो सिंह ने हमें देखते ही पहचान लिया। उसने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ हमारा स्वागत किया। जब मैंने उससे अपने माता पिता के कत्ल के बारे में पूछा तो उसने बेशर्मी से स्वीकार किया कि वह इसमें शामिल था। तुम्हारे पिताजी ने वह हीरे मुझे देने से इनकार कर दिया था, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा, उसने हंसकर कहा। लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गई? उसने पूछा। मैंने बताया कि मैं स्टोर रूम में छिपी हुई थी और उसके बाद मैडम बानो ने मुझे बचाया। बानो? वह हैरान हुआ। वह औरत जो तुम्हारे घर में काम करती थी? उसने पूछा। मुझे उसकी बात सुनकर शक हुआ। उस समय इरफान वहां आ गया और वह अपने पिताजी को देखकर हैरान था। पापा, ये सब क्या है? इरफान को सच्चाई का पता नहीं था। हमने उसे सब कुछ बताया। इरफान शर्मिंदा हुआ और उसने माधो सिंह की निंदा की। उसने कहा कि वह उसका साथ नहीं देगा और सच्चाई को सामने लाने में हमारी मदद करेगा। माधो सिंह ने गुस्से से कहा, इरफान, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे खिलाफ जाओगे? तब एक और खुलासा हुआ जो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। इरफान ने बताया कि उसका असली पिता कोई और था और वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। माधो सिंह ने उसके असल पिता को कत्ल करके उसे अपना बेटा बना लिया था। उसने बताया कि मेरे असली पिता की बहन मैडम बानो है। ये सुनकर मैं सदमे में चली गई।
मैडम बानो इरफान की बुआ थीं। ये सब कैसे मुमकिन था? इरफान ने बताया कि माधो सिंह ने जब मेरे असली पिता को मारा तो उसने अपने एक वफादार आदमी को मेरी बुआ के पीछे भी लगा दिया। लेकिन मैडम बानो चौधरी प्रताप सिंह के घर में नौकरानी बन चुकी थीं और वह वहां महफूज रहीं। जब माधो सिंह ने हवेली पर हमला किया तो उसने बानो को देखते ही पहचान लिया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने मेरी बच्ची रानी को बचाया तो वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बानो ने तुम्हें बचाने के बाद सबको यह बताया कि तुम शहर के रास्ते में ही मर चुकी हो ताकि माधो सिंह तुमसे बदला न ले सके। यह सब कुछ सुनकर मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मैडम बानो ने मेरी जान बचाने के लिए इरफान को भी खतरे में डाला था। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने देवी माँ के पास जाकर यह सब बताया। वह रो पड़ी और कहा, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। उन्होंने बताया कि इरफान के माता पिता का कत्ल करने वाला भी माधो सिंह ही था। उसने मेरे भाई के हीरों की तस्करी के काम से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने मेरे भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। ये सब सुनने के बाद मैंने माधो सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपने जुर्म का स्वीकार किया। इसके बाद इरफान ने हमारे साथ मिलकर इंसानियत की सेवा का काम शुरू किया। उसने अपनी दौलत को भलाई के कामों में लगा दिया और हमारे साथ स्कूल और अस्पताल का इंतजाम संभाला। आज हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इरफान मेरा भाई, देवी माँ मेरी माँ और बबलू मेरा पति। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाका था या कुदरत की कोई बड़ी योजना थी? मैंने सोचा और इस सवाल ने मुझे एक नई उम्मीद और जिंदगी का मकसद दिया। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और मेरा अतीत मेरे लिए एक ताकत बन चुका था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और भी इस तरह की मजेदार और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे एक नई और शानदार किस्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।